हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुमित सर बीपीएससी टीचिंग। दोस्तों मैं एक लाइन आपको बताना चाहता हूँ। चाहे आप 1,000 का बैच खरीदो, चाहे आप 2,000 का बैच खरीदो, चाहे आप 5,000 का बैच क्यों ना खरीद लो, अगर आप गलत कंटेंट पढ़ रहे हैं, अगर आपकी पढ़ने की रणनीति दोस्तों अगर आपकी गलत है, एग्ज़ाम देने की रणनीति अगर आपकी गलत है तो आपका एग्ज़ाम कोई भी दोस्तों पास नहीं करवा सकता। भगवान भी दोस्तों स्वर्ग से नरक पे उतर के आ जाएं तब भी पास नहीं करवा जाए, तब भी पास दोस्तों नहीं करवा सकता। इसलिए दोस्तों आप कंटेंट चाहे मुझसे पढ़ें या दोस्तों आप कहीं से भी पढ़ें, कंटेंट दोस्तों आप ऐसा पढ़ो जो कि पेपर के लिए ऑथेंटिक हो। ठीक है, घास फूस गोबर कूड़ा नहीं पढ़ना है, क्योंकि समय दोस्तों आपके पास सीमित ही है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की दोस्तों ये वीडियो आपकी एनवायरनमेंट स्टडी की यानी कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी की दूसरी वीडियो होने वाली है। दोस्तों मैं पर्यावरण आपका मात्र दोस्तों 5 से 6 वीडियो में ख़त्म कर दूंगा। आज ये दूसरी वीडियो है, इसके बाद दोस्तों आपकी 3 या अधिकतम 4 वीडियो आएंगी, ख़त्म, मामला फिनिश। ये नहीं है कि दोस्तों पर्यावरण में मैं आपको 30 वीडियो करा दूं, 25 वीडियो कराऊं। ऐसा दोस्तों कोई लोचा मैं नहीं रखता हूं। कम पढ़ाता हूँ, अच्छा पढ़ाता हूँ, वही पढ़ाता हूँ जो कि दोस्तों आपके पेपर में TRE 1 TRE 2 TRE 3 और उसके री एग्जाम में पूछा गया है, उसको ही ध्यान में रखते हुए दोस्तों ऐसा पढ़ाता हूँ जो आपके TRE 4 में पूछा जाए। क्योंकि दोस्तों मैं बाकियों की तरह बातें ज़्यादा नहीं करूँगा। मैं दोस्तों खुद ही सिलेक्टेड हूँ और खुद से ही दोस्तों मैं पढ़ा हूँ, खुद के ही नोट्स बनाए हैं, इसलिए दोस्तों मुझे अपने आप पर इतना भरोसा है। तो दोस्तों उसी भरोसे के विना पर मैं आपको TRE 4 में अभी एक सीट दिलाने का पूरा जज्बा दोस्तों, पूरा दावा रखता हूं। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक दोस्तों हमारा है बायोडाइवर्सिटी, यानी कि दोस्तों जैव विविधता। दोस्तों पहले बायोडाइवर्सिटी को सबसे पहले दोस्तों बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहा जाता था, लेकिन दोस्तों एक वैज्ञानिक थे वाल्टर जी रोजन। कौन से? वाल्टर जी रोजन। इन्होंने दोस्तों बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को सर्वप्रथम दोस्तों आपके क्या कहा, सर्वप्रथम कहा बायोडाइवर्सिटी। तो दोस्तों बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग करने वाले जो प्रथम वैज्ञानिक थे वो थे आपके वाल्टर जी रोजन। इन्होंने दोस्तों 1985 में डाइवर्सिटी शब्द का प्रथम बार दोस्तों यानी कि जैव विविधता शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया। किंतु दोस्तों जैव विविधता शब्द को, बायोडाइवर्सिटी शब्द को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले आपके थे E.O. विल्सन। कौन थे? E.O. विल्सन। तो दोस्तों इन्होंने ही 1986 में यानी कि 85 में प्रयोग किया गया वाल्टर जी रोजन के द्वारा। ठीक है, और उसके अलावा दोस्तों E.O. विल्सन जी के द्वारा 1986 में अमेरिकन फोरम में दोस्तों जैविक विविधता पर एक सम्मेलन हो रहा था। वहीं पर दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये अमेरिका में हो रहा था, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का था, इसलिए दोस्तों इन्होंने इसी जैव विविधता का प्रयोग यहाँ किया। इसलिए दोस्तों जैव विविधता शब्द का जनक माना जाने लगा किसको? E.O. विल्सन को। इन्होंने ही दोस्तों अमेरिका फोरम में जीवन का मूल तत्व बताया, जैव विविधता को जीवन का मूल तत्व भी बताया। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये बार बार शब्द आ रहा है जैव विविधता, ये है क्या दोस्तों? दोस्तों किसी भी स्थान पर, किसी भी निश्चित दोस्तों स्थान पर मतलब दोस्तों जीवों और पादपों यानी दोस्तों जीवधारियों, किसी भी निश्चित स्थान पर जीवधारियों, विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीवधारियों के बीच जो विभिन्नता पाई जाती है, जो भिन्नता पाई जाती है, वही दोस्तों जैव विविधता कहलाती है। इसके अंतर्गत दोस्तों आपके पादप भी आ जाएंगे, आपके जीवधारी भी आ जाएंगे। तो दोस्तों उन सबके बीच जो भी दोस्तों भिन्नता पाई जाएगी वही कहलाएगी जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसी बायोडाइवर्सिटी, इसी जैव विविधता पर आधारित रियो डी जेनेरियो में दोस्तों एक सम्मेलन हुआ था जिसको हम लोग कहते हैं रियो सम्मेलन। क्योंकि ये रियो में दोस्तों हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, इसलिए हम लोग इसको रियो सम्मेलन कहते हैं। रियो 1992, क्योंकि ये 1992 में हुआ था। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं, क्योंकि दोस्तों ये आपके पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित है, इसलिए दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं पृथ्वी सम्मेलन। तो दोस्तों इसी सम्मेलन में जैव विविधता पर भरपूर चर्चा की गई थी इंटरनेशनल लेवल पर। और दोस्तों इसी पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता शब्द को अच्छी तरीके से परिभाषित किया गया था कि दोस्तों सिर्फ और सिर्फ जीवधारियों में ही नहीं दोस्तों, पर्यावरण
में पाई जाने वाली हर वस्तु में जो भी दोस्तों आपकी जैव विविधता पाई जाती है, यहाँ तक कि जलीय पारितंत्र के अंदर भी दोस्तों आपके जो भी जैव विविधता पाई जाती है उसको भी दोस्तों बायोडाइवर्सिटी के अंदर ही रखा गया। कहने का मतलब ये है कि 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में दोस्तों जैव विविधता शब्द है उसको पूर्णतः परिभाषित किया गया। ये दोस्तों आप इतनी बात याद रखेंगे, इससे ज़्यादा एग्जामिनर नहीं पूछेगा। इसके अलावा दोस्तों हम लोग बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी अमेरिका के द्वारा। तो दोस्तों आपके अमेरिका में हुई थी, जो कि दोस्तों आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर को ख़त्म करने के बाद पूरे पूरे दोस्तों विश्व में एक राहत की सांस लेने का कार्य किया यूएनओ ने। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसी यूएनओ ने 2011 से लेकर 2020 का दोस्तों जो दशक था उसको बायोडाइवर्सिटी दोस्तों दशक घोषित कर दिया। यानी कि 2011 से लेकर 2020 तक के दशक को, इन 10 सालों को दोस्तों जैव विविधता का दशक घोषित किया। ये आपको पता होना चाहिए, अगर पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं नॉर्मन मेयर्स। एक दोस्तों आपके जीव वैज्ञानिक थी नॉर्मन मेयर्स। इन्होंने ही दोस्तों 1988 में जैव विविधता हॉट स्पॉट शब्द गढ़ा। जैव विविधता हॉट स्पॉट शब्द गढ़ा। दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके ये एनसीईआरटी में हूबहू दिया है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। चलिए अब इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जैव विविधता जो हॉट स्पॉट दोस्तों आपका जो शब्द है ये एक्चुअली में दोस्तों है क्या। देखिए दोस्तों, जैव विविधता पाई गई किसी जगह, जैव विविधता पाई गई तो दोस्तों अगर दोस्तों उस जगह कुछ ऐसी प्रजातियां हैं, पहली बात तो आपको एक बात बता दूं कि जैव विविधता हॉटस्पॉट होने के लिए कम से कम 1500 प्रजाति होनी चाहिए, और दोस्तों उसमें से अधिकांश प्रजाति ऐसी होनी चाहिए जो कि दोस्तों आपके संकटाग्रस्त हों, जो कि दोस्तों आपके ख़त्म होने की कगार पर हैं। तो जब दोस्तों कहीं हमको ऐसा मिल जाता है जहाँ दोस्तों 70% के आसपास आपकी जनजातियाँ दोस्तों आपके ख़त्म होने की कगार पर हों, प्लस 1500 से ज़्यादा दोस्तों वहाँ पर आपकी जातियाँ हों, जनजाति नहीं दोस्तों आपकी जातियाँ हों, और प्लस दोस्तों वहाँ पर जैव विविधता चरम सीमा पे पाई जाए, ऐसे स्थान को दोस्तों सरकार क्या करती है, ऐसे स्थान को सरकार हॉटस्पॉट घोषित कर देती है। जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित कर देती है। जैसे कि दोस्तों वर्तमान में पूरे विश्व में अभी 36 दोस्तों आपके 36 हॉटस्पॉट है, जिसमें से दोस्तों 4 आपके हॉटस्पॉट भारत में है। जैसे कि दोस्तों पहला आपके हिमालय, पूरा ऊपर का हिमालय रीजन। दूसरा दोस्तों आपको इंडो बर्मा क्षेत्र, जिसमें आपके भारत का पूर्वीय मतलब सॉरी दोस्तों भारत का आपके पूर्वोत्तर राज्य आ जाएंगे। उसके अलावा आपके जो बांग्लादेश का हिस्सा है ऊपर का वो आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको जो पश्चिमी आपकी बर्मा म्यांमार का क्षेत्र वो आ जाएगा, यानी कि इंडो बर्मा क्षेत्र 2 हो गए। इसके अलावा दोस्तों तीसरा आपके आ जाएगा हमारे जो अंडमान निकोबार में जो दोस्तों हमारे सुंदरलैंड वाला क्षेत्र है वो आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे मुख्य है, भारत में सबसे मुख्य है वो दोस्तों आपके पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में दोस्तों आपको पता है कि दोस्तों आपके दक्षिण पूर्वी मानसून से भर के वर्षा होती है, इसलिए दोस्तों वहाँ पर भर के दोस्तों पेड़ पौधे वनस्पति उगती है। इसीलिए दोस्तों वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर जैव विविधता दोस्तों आपके चरमोत्कर्ष पे पाई जाती है। ठीक है, सबको दोस्तों पता है कि जो पश्चिमी भाग है वो पूर्वी भाग की अपेक्षा उठा हुआ है। ठीक है, ये भी दोस्तों आप लोगों को पता है। तो अब दोस्तों इतनी बात मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बता दूं कि दोस्तों जो पूरे जो उसमें 36 जो पूरे विश्व में 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट पाए जाते हैं, उसमें से दोस्तों आपके वो जो 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट है वो दोस्तों पूरे पृथ्वी के 2.5% को क्या करते हैं, पूरे पृथ्वी के दोस्तों 2.5 हिस्से को मतलब 2.5 हिस्से को कवर करते हैं। ठीक है, मतलब पूरे पृथ्वी के क्षेत्रफल के 2.5 हिस्से को कवर कर सकते हैं। और जो भारत के जो दोस्तों 4 हॉटस्पॉट हैं वो उस 2.5% के 16.86% को कवर करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 4 इन इंडिया मतलब दोस्तों चार दोस्तों आपके इंडिया में है, हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और आपके दोस्तों अंडमान निकोबार का सोडालैंड क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपके सोडालैंड क्षेत्र में दोस्तों आपके बोर्नियो और सुमात्रा दोस्तों आपके पाए जाते हैं। बोर्नियो और सुमात्रा दोस्तों आपके इंडोनेशिया के द्वीप हैं, जो कि दोस्तों क्योंकि सुंडरलैंड भी दोस्तों सुंडरलैंड का कुछ हिस्सा हमारे इधर आता है अंडमान निकोबार की तरफ। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं
कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर बायोडाइवर्सिटी दोस्तों आपकी कैसी होती है, लो होती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि भूमध्य रेखा पर वर्ष भर वर्षा होती है, और जहाँ वर्षा होगी वहीं दोस्तों आपके पेड़ पौधे अच्छे से उगेंगे, और जहाँ पेड़ पौधे अच्छे से उगेंगे वहीं बायोडाइवर्सिटी अच्छी होगी। तो दोस्तों भूमध्य रेखा पर बायोडाइवर्सिटी अच्छी है। लेकिन जब हम भूमध्य रेखा से दोस्तों जब हम ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे, जब हम दोस्तों हम यानी कि पोल की ओर बढ़ेंगे, तब हमारी वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी कम होती जाएगी। क्योंकि दोस्तों पोलों की तरफ बढ़ते बढ़ते हमारी उस पर हमारी हमारा तापमान गिरता जाएगा, और दोस्तों पोलों पे क्या रहती है, बर्फ़ रहती है। और आपको अच्छे से पता है कि दोस्तों बर्फ़ में नाम मात्र की वनस्पति उगती है। तो जब दोस्तों वहाँ वनस्पति ही नहीं होगी, तो आपको अच्छे से पता है कि वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ही नहीं होगी। यही रीज़न है कि भूमध्य रेखा से दोस्तों पोल की तरफ यानी कि ध्रुवों की तरफ जाने पर बायोडाइवर्सिटी कम होती जाती है। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं इतनी अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ कि अच्छे दोस्तों आपको नहीं समझाएंगे। दोस्तों छोटी सी वीडियो में मैं बहुत कुछ आपको समझा दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछता है। आलतू फालतू पढ़ाता नहीं हूँ, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाता हूँ। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आप वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नहीं हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करे बिना भी मत जाइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों बेल आइकन दबा दीजिएगा, जैसे दोस्तों मैं जब भी नई वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि घाटियों में खूब वर्षा होती है। भूमध्य रेखीय प्रदेश में भी बताई दी बहुत वर्षा होती है, इसीलिए दोस्तों वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी वो दोस्तों आपकी हाई होती है। हिमाच्छादित तथा मरु प्रदेश, देखो दोस्तों जो प्रदेश आपके हिम यानी बर्फ से आच्छादित यानी ढके रहेंगे, उन प्रदेशों में दोस्तों आपकी बायोडाइवर्सिटी कम पाई जाएगी, कि बहुत कम पाई जाएगी। क्योंकि दोस्तों वहाँ पर जब आपकी बर्फ़ी ढकी रहेगी तो पेड़ पौधे कहाँ होंगे, कहीं नहीं होंगे। ऐसे ही दोस्तों वो आपके मरु प्रदेश का मतलब दोस्तों आपके मरुस्थल। और जब दोस्तों आपने देखा होगा मरुस्थल में पानी नहीं बरसता, तो जब मरुस्थल में पानी ही नहीं बरसेगा तब दोस्तों वहाँ पर आपके वनस्पति उगते ही नहीं है। जब वनस्पति ही नहीं उगेगी तो वहाँ बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी। दोस्तों वहाँ पर गिने चुने ही जानवर भी दोस्तों आपके जो जंतु जानवर होते हैं वो भी गिने चुने ही पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसलिए वहाँ पर जैव विविधता बहुत कम होती है। इसके अलावा दोस्तों 22 मई को दोस्तों इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। दोस्तों बायोडाइवर्सिटी में इंडिया की रैंक है, अगर पूरे विश्व में देखें तो दोस्तों इंडिया की 8वीं रैंक है। क्योंकि इंडिया का पश्चिमी घाट पूरे विश्व में 8वें नंबर का सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी रखने वाला हॉटस्पॉट है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम एशिया में बात करें तो भारत का चौथा हिस्सा मतलब चौथा रैंक है। अगर पूरे होल वर्ल्ड में बात करें तो भारत की 8वीं रैंक है। अगर सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एशिया में बात करें तो भारत की चौथी रैंक है। ठीक बा। चलिए अब दोस्तों हम बात करते हैं जैव विविधता का संरक्षण करना अति आवश्यक है। तो दोस्तों जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए 2 होते हैं बेसिकली, जिसमें एक होता है इन सीटू जो कि दोस्तों आपकी कहलाता है स्व स्थानीय, एक आपके होता है एक्स सीटू जो आपकी कहलाता है बाह्य स्थानीय। तो दोस्तों जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए दोस्तों राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई चेन्नई में 2003 में। इसका हेडक्वार्टर भी दोस्तों आपके चेन्नई में ही है, मद्रास के चेन्नई में ही है। चलिए मतलब दोस्तों मद्रास को ही चेन्नई कहते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि स्व स्थानीय और बाह्य स्थानीय क्या है। दोस्तों ऐसे जीव जंतु जिनका संरक्षण वो जहाँ पले बड़े हैं, जहाँ रहते हैं वहीं हम करने लगे हैं, वहाँ से हमने उनको डिसमिस नहीं किया, कहीं भी नहीं ले गए। जहाँ दोस्तों वो रह रहे हैं वहीं दोस्तों हमने उनका संरक्षण करना चालू कर दिया। ऐसे दोस्तों कहलाते हैं स्व स्थानीय। ठीक है। और दोस्तों जिन दोस्तों हम जंतुओं को कहीं से उठाकर दूसरी जगह ले जाकर रख देते हैं, दूसरी जगह बंद कर देते हैं, वहाँ दोस्तों हम उनका संरक्षण करते हैं, वो दोस्तों आपके कहलाते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण। ठीक है। यानी वो आपके कहलाता है एक्स सीटू, और दोस्तों स्व स्थानीय कहलाता है इन सीटू। तो दोस्तों स्व स्थानीय आपके होता है राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, आरक्षित वन, संरक्षित वन, समुद्री संरक्षित क्षेत्र, पवित्र उपवन, झीलें, जैव मंडलीय रिजर्व। दोस्तों जैसे कि आप सपोज करते हो
कोई वन है, कोई जंगल है, उस जंगल में दोस्तों आपके कुछ ऐसे जानवर पाए जाते हैं जिनको संरक्षण की आवश्यकता है। वैसे तो दोस्तों हर किसी जानवर को संरक्षण की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों पशु क्रूरता अधिनियम के तहत आप किसी जानवर को नहीं मार पाएंगे। जैसे कि पहले दोस्तों आपको पता था कि लोग बाग मज़े मज़े में जंगल में गए और किसी भी दोस्तों शिकार पे जाते थे, किसी को भी मार के घर ले आए, उसको भूना बनाया खा लिया। तो अब दोस्तों ये हो चुका है क्राइम। ठीक है। और पहले के दोस्तों पहले के लोग क्या करते थे, जंगल में गए लकड़ी काट लाए। अब दोस्तों इसीलिए वनों को क्या किया जाता है, संरक्षित किया जा रहा है। कोई भी वहाँ पर शिकार ना कर पाए, कोई भी दोस्तों वहाँ पर लकड़ी वगैरह ना काट पाए। इसलिए दोस्तों वहाँ के जंग वहाँ वहाँ उस दोस्तों जंगल में, उस दोस्तों उपवन में, उस वन में जो भी जानवर हैं उनको दोस्तों संरक्षित किया जा रहा है और दोस्तों आपके बहुत ज़्यादातर को संरक्षित किया भी गया है। तो दोस्तों आपको पता है कि राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों को जहाँ वो होते हैं वहीं के वहीं दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान में उनको संरक्षित किया जाता है। ठीक है। वन्यजीव अभयारण्य हो गया, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में दोस्तों बहुत कम अंतर होता है। आरक्षित वन हो गया, संरक्षित वन हो गए, समुद्री संरक्षित क्षेत्र हो गए, आपके पवित्र उपवन हो गए। पवित्र उपवन ये दोस्तों आपके उत्तर भारत में देखने को ज़्यादा मिलते हैं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। क्योंकि दोस्तों अगर अगर आप सपोज कर लो कोई जनजाति है या दोस्तों कोई समुदाय है जिसके द्वारा दोस्तों किसी विशेष वृक्ष को भगवान का दर्जा दिया जाता है, देवी का दर्जा दिया जाता है, विशेष वृक्ष की पूजा की जाती है और दोस्तों उन्हीं वृक्षों का पूरा वन है, तो ऐसे वनों को संज्ञा दे दी जाती है पवित्र उपवन। तो ऐसे पवित्र उपवन को भी दोस्तों संरक्षित रखा जाता है। ठीक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों वायु स्थान है आपके, हो गया चिड़ियाघर। यहाँ से पकड़ा वहाँ से पकड़ा, जाके चिड़ियाघर में ठूंस दिया, वहाँ दोस्तों उसकी देखभाल भी हो रही है, उसका संरक्षण भी हो रहा है। ये तो दोस्तों चिड़ियाघर आपके हो गया। चिड़ियाघर दोस्तों आपके हो गया, क्या हो गया, भाई स्थान यानी XC2। जीन बैंक दोस्तों विभिन्न प्रजातियों के पशुओं के जीवों के जीन बैंक दोस्तों आपने जीन बैंक बना दिया, यहाँ से उठा के जीन बैंक के दोस्तों उनके जीन जमा कर दिए। तो दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी जीन बैंक 1996 में दिल्ली में आपके स्थापित की गई। तो और दोस्तों आपके बीज बैंक हो गया। बीज बैंक दोस्तों आपके होता है जो दोस्तों आपकी वनस्पतियाँ होती हैं उनका, पेड़ पौधे उनका। वनस्पति उद्यान जो दोस्तों आप छोटी छोटी देखते हो, नर्सरी भी दोस्तों आपके वनस्पति उद्यान ही है। ठीक है। जीन सफारी पार्क ATC और दोस्तों आपके मछलियों की विभिन्न प्रजाति दोस्तों आपके एक्वेरियम में दोस्तों आपके संरक्षित की जाती हैं। ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में टोटल मैं आपको 2 पेज पढ़ाऊंगा, जिसमें से 1 पेज हो चुका है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को अभी तक लाइक ना किया हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों इसके साथ ही मैं बताऊं कि मेरे जो ये नोट्स हैं, डायरेक्ट दोस्तों आप मेरे नोट्स को बाई कर सकते हो। आपको मेरे दोस्तों एक तो ये नोट्स एकदम ऑथेंटिक हैं। 226 लोग मेरे नोट्स को खरीद चुके हैं मुझसे। दोस्तों कौड़ियों के भाव में मैं अपने नोट्स दे रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि दोस्तों कम से कम आप सिलेक्ट हो जाओगे तो मेरा नाम तो एक बार कहीं ना कहीं लोगे कि दोस्तों मैं सुमित सर से पढ़ के मेरा सिलेक्शन हो गया। आप दोस्तों 1000 रुपये का बैच खरीदते हो, वहाँ दोस्तों आपको उल्टा सीधा पढ़ाया जाता है। जो आपको जो पेपर में आएगा वो कम पढ़ाया जाता है, जो नहीं आएगा वो ज़्यादा पढ़ाया जाता है। तो जो ज़्यादा के चक्कर में आपका जो ऑथेंटिक पढ़ाया जाता है वो भी आपका गुड़ गोबर हो जाता है। तो दोस्तों आप किसी सब्जेक्ट के लिए जो दोस्तों आपको 50 वीडियो पढ़ाता है, मैं वो मात्र दोस्तों आपको 15 वीडियो में ख़त्म कर दूंगा पढ़ाकर। ठीक है। तो दोस्तों जब आप यानी कि कम पढ़ेंगे, ऑथेंटिक पढ़ेंगे, तो उसको आपको बार बार रिवीजन करने में भी आसानी रहेगी। तो दोस्तों अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, अगर आप दोस्तों मेरे दोस्तों अगर आप मॉक टेस्ट से जुड़ना चाहते हो, क्योंकि मैं दोस्तों खुद का बनाता हूँ मॉक टेस्ट, उससे आपका रिवीजन लेता हूँ। तो दोस्तों मैं मात्र 250 रुपये में अपने दोस्तों सभी मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, प्लस दोस्तों मेरे जो भी नोट्स हैं जिनसे मैं खुद नोट्स बनाया, खुद उनको पढ़कर दोस्तों मैंने TRE 3 में दोस्तों मैं 85 मार्क्स लेकर दोस्तों आया और दोस्तों PRT टीचर बन के आपके सामने बैठा हूँ। अगर दोस्तों TRE 4 में आप भी अगर दोस्तों मेरे साथ में मेरे बराबर आना चाहते हो, मेरी तरह दोस्तों TRE 4 में दोस्तों अगर आप मेरी तरह ही, मैं तो TRE 3 में बनाऊँ, आप दोस्तों TRE 4 में टीचर बनना चाहते हैं तो मात्र 250 रुपये के साथ आप मेरे साथ जुड़ जाइए, जिसमें दोस्तों मैं अपने एवरी संडे को दोस्तों मैं फुल लेंथ 120 नंबर का मॉक टेस्ट करवाता हूँ, उसका अच्छे से दोस्तों मैं उसका एनालिसिस करवाता हूँ। प्लस दोस्तों मेरे जो भी नोट्स हैं दोस्तों डायरेक्ट मैं आपको नोट दूंगा,
तो आपका ये फ़ायदा है कि आप जो मेरी वीडियो देखकर दोस्तों आप जो नोट्स बनाते हो 3-4 घंटे 5 घंटे बर्बाद करते हो, वो आपके बच रहेंगे। डायरेक्ट मेरे नोट्स से पढ़ो और अपनी बल्ले बल्ले कर लो, अपनी एक सीट पक्की कर लो TRE 4 में। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों 94 10 48 10 86, 94 10 48 10 86 दोस्तों मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप दोस्तों इस व्हाट्सअप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। विश्वास मानिए दोस्तों, आपसे पहले ही 226 लोग मेरे नोट्स खरीद चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे। राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? समृद्ध जैव विविधता वाला प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र होता है। प्राकृतिक होता है, हम लोग इसको कृत्रिम नहीं बनाते हैं, मतलब खुद नहीं बनाते हैं। जैसे दोस्तों आपके एक्वेरियम हुआ, आपके सफारी पार्क हो गया, आपके दोस्तों मैंने आपको बताया था चिड़ियाघर, ये दोस्तों आपके कृत्रिम होते हैं, इनको इंसान खुद बनाता है। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आपके प्राकृतिक पारिस्थितिक होते हैं, यानी स्वयं से। ठीक है, जहाँ दोस्तों आपके जानवर जीव जंतु पहले से रह रहे होते हैं। तो दोस्तों वर्तमान में दोस्तों आपके 106 भारत में 106 दोस्तों आपके नेशनल पार्क हैं। नवीनतम दोस्तों नेशनल पार्क आपके दिहंग पटकाई नेशनल पार्क है दोस्तों। ये दो कहीं कहीं दोस्तों आपको रायमोना भी मिल जाता है। ये दोनों ही दोस्तों एक साथ घोषित किए गए थे, इसलिए दोस्तों अगर आपको रायमोना मिले तो रायमोना लगा देना। दोनों ही दोस्तों आपके असम के ही हैं और दोनों एक ही साथ में किए गए थे। दोनों ही असम के हैं, दिहंग पटकाई और दोस्तों रायमोना, दोनों के दोनों आपके असम के हैं। ठीक है, तो दोस्तों जब भी किसी संरक्षित क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है तो वो दोस्तों आपके वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा किया जाता है। भारत में स्थापित दोस्तों पहला नेशनल पार्क था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये दोस्तों आपके 1936 में स्थापित किया गया था उत्तराखंड में। तब दोस्तों भारत में ब्रिटिश शासन था, तब दोस्तों भारत में ब्रिटिश शासन था। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको बता दूं जब ये भारत में स्थापित किया गया था तब इसका नाम था हैली नेशनल पार्क, हैली नेशनल पार्क। लेकिन जब भारत से ब्रिटिश चले गए और जब ये पार्क दोस्तों भारत सरकार के कब्जे में आया तब दोस्तों इसका नाम बदल के कर दिया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। लेकिन दोस्तों अभी पिछले साल ही इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया, क्योंकि दोस्तों इसी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से रामगंगा नदी होती हुई बहती है। ठीक है, तो दोस्तों तीनों इसके दोस्तों 3 नाम है, तीनों के तीनों आपको याद होना चाहिए। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं सबसे बड़ा जो दोस्तों नेशनल पार्क है वो भारत में हेमिस, ये आपके लद्दाख में देखने को मिलता है। प्लस दोस्तों ये भारत के सबसे ऊंचे स्थान पर भी स्थित नेशनल पार्क है। सबसे छोटा दोस्तों नेशनल पार्क है साउथ बटन नेशनल पार्क, ये आपका अंडमान निकोबार में स्थापित है। ठीक है, तो दोस्तों पश्चिमी घाट भारत का शीर्ष जैव विविधता वाला क्षेत्र है, ये दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और दोस्तों यहीं दोस्तों आपको फ्लाइंग गिलहरी देखने को मिलती है, उड़ने वाली गिलहरी यहीं पे देखने को मिलती है। और दोस्तों ये फ्लाइंग गिलहरी आपको नामदफा नेशनल पार्क जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, सूर्य सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में ही उगता है। ठीक है, तो दोस्तों वहीं ये गिलहरी, ये फ्लाइंग गिलहरी वहाँ भी पाई जाती है, दोनों जगह पाई जाती है, पश्चिमी घाट में पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों ये नामदफा नेशनल पार्क में भी पाई जाती है जो कि आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों पूरे पश्चिमी घाट में आपके 2 जैव संरक्षित क्षेत्र हैं प्लस 13 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। चलिए अब मैं आपको बता दूं कि दोस्तों भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान आपके गुजरात के कच्छ में है। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के कच्छ जिले में है और दोस्तों जिसका नाम है मरीन राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? मरीन राष्ट्रीय उद्यान। ये दोस्तों आपकी 1982 में स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था? 1982 में स्थापित हुआ था। फालतू की दोस्तों मैं बकवास करता नहीं हूँ, पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करता हूँ। आप देख सकते हो एक भी अक्षर इसमें ऐसा नहीं है जो कि आने लायक ना हो या जो ना आया हो। विभिन्न एग्जामों में दोस्तों आया गया है, क्योंकि मैं दोस्तों मेरी वीडियो पूरे दिन में दोस्तों मेरी एक ही वीडियो आ पाती है, क्योंकि मैं आपके लिए कंटेंट ढूंढ के लाता हूँ। उल्टा सीधा आपको नहीं मैं देता हूँ, उल्टा सीधा दोस्तों दूँ तो मैं कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट करके दिन में 5 वीडियो बना के आपको मैं दे सकता हूँ।
बट दोस्तों आप लोग मुझको 250 रुपये दे रहे हो, ठीक है, 250 रुपये दे रहे हो, मुझ पर भरोसा कर रहे हो, ठीक है दोस्तों, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि दोस्तों मैं आपको पास कराऊं। बाकी दोस्तों जो यूट्यूबर हैं वो दोस्तों आप चाहे फेल हो चाहे पास हो उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनके पास तो आपके 1000 रुपये पहुंच गए हैं, आप दोस्तों उनको कुछ कह भी नहीं पाओगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों मुझे बहुत दुख होगा अगर आप मुझसे मेरे साथ जुड़े हो और आपका सिलेक्शन ना हुआ तो। इसलिए दोस्तों मैं आपके लिए जी भर के मेहनत करता हूँ। यही रीज़न है दोस्तों कि मेरी वीडियो काफ़ी मेरे काम आ पाती हैं, दिन भर में दोस्तों मेरी एक ही वीडियो आ पाती है, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे। हाँ, तो यूकेलिप्टिस दोस्तों आपके पौधा भारत का मूल पौधा नहीं है, ये दोस्तों आपके ऑस्ट्रेलिया से लाया गया था भारत में दोस्तों हरियाली बढ़ाने के लिए। लेकिन भारतवासियों को क्या पता था कि ये हमारे पर्यावरण का शत्रु निकलेगा। ये दोस्तों इसकी जड़ें काफ़ी लंबी लंबी तक होती हैं और ये दोस्तों बहुत पानी सोख लेता है। इसके सानिध्य, इसके आसपास में जो भी छोटे मोटे जो पौधे होते हैं, ये दोस्तों उन सब के लिए ये समझ लो जी का जंजाल बन जाता है, क्योंकि ये उनके हिस्से का भी पानी पी जाता है सब, ठीक है दोस्तों। इसलिए दोस्तों इसको पर्यावरण का शत्रु कहते हैं। और दोस्तों गहन पारिस्थितिकी जो शब्द है वो दोस्तों आपके अर्नीज नेस के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? अर्नीज नेस के द्वारा दोस्तों आपकी दिया गया था, ठीक है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं पारिस्थितिकी निसे या निकेत। दोस्तों कोई भी जीव जिस घर में रहता है, जो भी दोस्तों जिस वातावरण में जिस घर में रहता है उस जीव का दोस्तों उसको कहते हैं निकेत या निसे। तो दोस्तों ये जो पारिस्थितिकी निसे शब्द है वो दोस्तों आपके ग्रीन ले के द्वारा दिया गया था। लैंटिक आवास, ऐसे आवास जो कि एक तरीके से स्थिर रहते हैं, मूवेबल नहीं होते हैं, स्थिर रहते हैं, जलीय होते हैं और दोस्तों मूवेबल नहीं रहते हैं। जैसे आपके तालाब, पुखरिया, आर्द्र भूमि, झीलें, ये दोस्तों आपके सब लैंटिक आवास के तहत आती हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं घटती उत्पादकता के रूप में। दोस्तों मैं देखो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो प्राथमिक उत्पादक पाए जाते हैं, यानी कि दोस्तों उत्पादकता के सापेक्ष में आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन है। मैंग्रोव बनों में दोस्तों दलदलीय भूमि होती है, आपके मीथेन गैस पाई जाती है और दोस्तों वहाँ दोस्तों आपके उत्पादकता बहुत चरमोत्त सीमा पे होती है, यानी कि उत्पादकता के मामले में मैंग्रोव वन नंबर 1 पर होते हैं। मैंग्रोव वनों में दोस्तों आपके बड़ी बड़ी घास होती है, बड़े बड़े पौधे भी होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन दोस्तों घास स्थल में आपके बड़े बड़े पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। घास स्थल की भी उत्पादकता अच्छी खासी होती है, लेकिन मैंग्रोव वन कितनी नहीं। उसके बाद दोस्तों झील की होती है लेकिन बहुत कम। झील के अंदर भी दोस्तों आपके प्राथमिक उपभोक्ता पाए जाते हैं, लेकिन अल्प मात्रा में। और दोस्तों जो सबसे कम पाए जाते हैं वो दोस्तों आपके पाए जाते हैं महासागर में, सबसे कम पाए जाते हैं महासागर में। इसके लिए दोस्तों उत्पादकता घटता हुआ क्रम हो गया मैंग्रोव वन, उससे कम दोस्तों आपके जो घास स्थल है उसमें, उससे कम झील में, उससे कम आपके महासागर में। ये क्वेश्चन पूछा गया, याद रखना। जो भी प्रोडक्ट, जो भी उत्पादक जो भी दोस्तों जो भी आपके उत्पाद होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, अगर वो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं, यानी कि आपके दोस्तों इको फ्रेंडली होते हैं किसके लिए? आपके पर्यावरण के लिए। ऐसे उत्पादों को दोस्तों भारत सरकार क्या देती है? इको मार्क देती है। इको मार्क का मतलब अगर किसी प्रोडक्ट पर इको मार्क का ठप्पा लग गया, इसका मतलब ये यानी कि यूजेबल है और ये प्रकृति को कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगी। दोस्तों ग्रीन आर्मी, पर्यावरण के संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लाई गई थी। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दोस्तों ग्रीन आर्मी शुरू की गई थी। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों विभिन्न एग्जामों में पूछा जा चुका है, विभिन्न एग्जामों में और भी पूछा जाएगा। ऐसा क्वेश्चन है जो हाल का पैदा हुआ बच्चा से पूछो वो भी बता देगा। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आपके कीबुल नामजाओ, ये आपके मणिपुर में है। 1977 में दोस्तों इसकी स्थापना, 1977 में मतलब दोस्तों ये घोषित किया गया था। इसमें दोस्तों आपके एक मणिपुरी हिरन दोस्तों इसमें रहती है, जिसको कहते हैं डांसिंग डियर। डियर माने हिरन, ऐसी हिरन जो कि दोस्तों आपके डांसिंग करती है, तो इसलिए दोस्तों इसका नाम है डांसिंग डियर। और दोस्तों इसी हिरन को कहते हैं सांगई हिरन। लेकिन दोस्तों ये इतनी बेचारी बदनसीब है,
ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इसकी जनसंख्या इतनी कम है कि दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ मणिपुर में ही पाई जाती है। और दोस्तों ये IUCN की संकटा यानी कि विलुप्त प्राय प्रजातियों में सम्मिलित है। यानी कि ये जो विलुप्ति की कगार पे हैं ऐसी प्रजातियों में दोस्तों ये क्या है, ये शामिल है। ठीक है, तो संगाई जो हिरन है वो डांसिंग डियर के नाम से भी जाना जाता है। IUCN की संकटग्रस्त यानी कि विलुप्त प्राय दोस्तों लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा दोस्तों जो साइलेंट वैली 1984 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है, साइलेंट वैली की यानी कि शांत घाटी। यहाँ पर दोस्तों अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। केरल के दोस्तों ये पलक्कड़ जिले में केरल के पलक्कड़ जिले में ये स्थित है साइलेंट वैली, शांत घाटी। 1984 में दोस्तों इसको घोषित किया गया था। यहाँ पर अत्यधिक क्या पाई जाती है दोस्तों, यहाँ पर अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। लेकिन उस जैव विविधता में दोस्तों आधे से ज़्यादा प्रजातियाँ ऐसी हैं जो कि विलुप्ति की कगार पर हैं। इसलिए इस क्षेत्र में दोस्तों क्या है, इस क्षेत्र में मानव वर्जित है। और दोस्तों इसलिए कहते हैं शांत घाटी, मतलब बिल्कुल भी हु हल्ला नहीं चाहिए, किसी का भी शोर शराबा नहीं चाहिए। ठीक है, किसी का भी हस्तक्षेप नहीं चाहिए, बहुत ही संवेदनशील ये दोस्तों इलाका है। ठीक है, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया दोस्तों सलीम अली, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं सलीम अली। और दोस्तों इन्हीं सलीम अली के ऊपर दोस्तों आपके वो अक्षय कुमार की फिल्म भी तो बनी है, अक्षय कुमार और रजनीकांत की, रोबोट वर्जन 2.0। ठीक है, तो दोस्तों सलीम अली नेशनल पार्क आपके श्रीनगर में स्थित है। सलीम अली नेशनल पार्क श्रीनगर में स्थित है। भीतरकड़का नेशनल पार्क जो कि आपके उड़ीसा में स्थित है, वहाँ दोस्तों आपके मैंग्रोव वनों में ऑलिव रिडले कछुआ, भीतरकड़का नेशनल पार्क में दोस्तों जो कि उड़ीसा में, वहाँ दोस्तों आपके ऑलिव रिडले कछुआ की प्रजाति पाई जाती है, जो कि विश्व में सबसे बड़ा प्रजनन केंद्र है। भीतरकड़का नेशनल पार्क विश्व में सबसे बड़ा प्रजनन केंद्र है ऑलिव रिडले कछुए का। ठीक है, ये बात आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों केवलादेव घाना जो नेशनल पार्क है वो दोस्तों आपके राजस्थान का है। ठीक है, केवलादेव नेशनल पार्क दोस्तों आपके राजस्थान में स्थित है। और दोस्तों इस नेशनल पार्क को कहते हैं पक्षियों का स्वर्ग, इस नेशनल पार्क को कहते हैं पक्षियों का स्वर्ग। अगर दोस्तों आप पढ़ने वाले हैं तो दोस्तों मैं हर वीडियो में 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं, इसलिए कि आप लोग उसका कमेंट बॉक्स में छाप दें। लेकिन आप लोग एकदम, मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन आप लोग एकदम निबट मूर्ख। अगर आप लोग पढ़ने वाले हैं, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं, वीडियो आप देखते हैं तभी तो व्यूज़ आते हैं। अब वीडियो देख रहे हैं और मैंने आपसे जो क्वेश्चन बता दिया, जैसे कि अभी मैं यहाँ क्वेश्चन बताने वाला हूँ कि पक्षियों का स्वर्ग तो केवलादेव घाना नेशनल पार्क को कहते हैं, लेकिन पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। लेकिन आप लोग इतने मतलब बेवकूफ़ हैं, बेवकूफ़ कह लो या मतलब कुछ भी कह लो, कि आप वो क्वेश्चन देखने के बाद भी आप उसको कमेंट बॉक्स में नहीं छापते हैं। क्यों नहीं छापते हैं? आपसे पैसे लग रहे हैं क्या? अगर आप कमेंट बॉक्स में छापेंगे तो 1-2 क्वेश्चन में आप मेरी नज़रों में आ जाएंगे, मुझे पता चल जाएगा हाँ ये बंदा पढ़ रहा है, और आपको भी अच्छा लगेगा कि मैं आपके कमेंट को लाइक कर दूंगा, आप बता रहे हैं। लेकिन आपको लगता है ना तो आप लाइक करते हैं, भाई यूट्यूब पर पढ़ने का पैसा थोड़ी ना लगता है, ना तो आप लाइक करते हैं, ना आप यानी जो मैं ना आप कमेंट करते हैं। आपको क्या लगता है आप दूसरे का इतना कर देंगे तो आपके कुछ चला जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। पता नहीं क्यों इंसान को, पता नहीं ऐसा लगता है बिल्कुल ही फ्री में सब चाहते, फ्री में तो मिल ही रहा है भाई। तो देखो आपको बता देना है कि पक्षियों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं, पता है तो कमेंट बॉक्स में छाप देना। कश्मीरी मिरग दोस्तों आपके दाचिंगम नेशनल पार्क में पाया जाता है, जो कि दोस्तों आपके जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा बात कर लेते हैं, भारत सरकार ने भूमि क्षरण में दोस्तों आपके तटस्थता बनाए रखने के लिए 2030 का लक्ष्य रखा है, 2030 का लक्ष्य रखा है। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि आपके असम में स्थित है, एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है, असम में स्थित है। सैटेलाइट से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क है। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही थी। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों 9410481086 इस नंबर पर दोस्तों आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं।
कोई डाउट है बैच ले मतलब दोस्तों मेरे नोट्स लेने से पहले 250 पे करने से पहले कोई डाउट है तो आप मुझसे कॉल पर बात भी कर सकते हैं, इसी नंबर पे व्हाट्सअप कॉल पर। और दोस्तों इसी नंबर पर आप मुझे संपर्क करके मैं दोस्तों आपको QR कोड भेज दूंगा, आप दोस्तों वहाँ डायरेक्ट मुझसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों आप जो 1000 रुपये दे रहा है ना, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे 226 लोगों में से आधे से ज़्यादा दोस्तों लोग ऐसे हैं जो कि ये कह रहे हैं सर मैं 1000 रुपये का फलाने का लिया हूँ, पूरे दिन सर पूरे दिन उल्टा सीधा पढ़ाते रहते हैं, इतनी इतनी दोस्तों एक एक सब्जेक्ट में पूरी पूरी कॉपियाँ बर्बाद दी हैं, आप सर वो पूरे दिन लिखते रहते हैं, उसको रिवीजन कब करेंगे। आधे से ज़्यादा तो 120 से ज़्यादा लोग मेरे पास ऐसे हैं, और आप भी दोस्तों उनमें से होंगे, बहुत सारे लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं। अगर दोस्तों ऐसे गधा मजूरी करोगे तो सिलेक्शन नहीं होना, मैं सच बता रहा हूँ। मात्र 250 रुपये से आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, मात्र 250 रुपये से मेरे साथ जुड़ सकते हो। और दोस्तों अगर आप एक बार मेरे साथ जुड़ गए तो मैं सच बता रहा हूँ 99.99% आप लोगों का TRE 3 में PRT की गारंटी दे रहा हूँ, जूनियर 6 to 8 या TGT PGT की नहीं, PRT में एक सीट दोस्तों आपकी 100% मैं बता रहा हूँ आपकी मैं करवा दूंगा पक्की। मात्र 250 रुपये, 250 रुपये दोस्तों माई बाप नहीं होते ना आपके लिए ना मेरे लिए, लेकिन दोस्तों 250 रुपये में बहुत कुछ मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जाते जाते एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आप मुझे कुछ भी समझते हैं तो वीडियो, अगर आपने अभी तक वीडियो देख रहे हो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और दोस्तों बेल आइकन को ऑन कर देना, जैसे दोस्तों आने वाली मेरी वीडियो की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रही। तो दोस्तों मिलते हैं आपके एनवायरनमेंट एंड मतलब दोस्तों आपके पर्यावरण और पारिस्थितिकी यानी कि पर्यावरण वाले सब्जेक्ट की तीसरी वीडियो में दोस्तों मिलेंगे। 2 वीडियो आपकी हो चुकी हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।